नतीजे राशिद शफीक ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। शेख रशीद के खिलाफ थाना आबपारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस बारे अब तफसील बताएंगे अवैस अब्बासी। अवैस, अब क्या इत्तला मौसूल हुई है? पुलिस हुकाम से आपका राबिता बहाल हुआ? जी बिल्कुल, हमें अभी तक जो हमने इत्तलात हासिल हुई हैं उसामा, उसके मुताबिक जो है पुलिस ने जो है एक मनगढ़ंत मौक़िफ़ चलाया है कि शेख रशीद को मरी रोड से गिरफ्तार किया गया। शेख नशे की हालत में थे और शेख रशीद के पास असला भी था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। शेख रशीद को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। एक जानब दूसरी जानब पुलिस की मौक़िफ़ दे रही है कि इन्हें सड़क से गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ जो है शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने भी जो इस चीज़ की तस्दीक की है कि पुलिस उनको आबपारा थाने में ले गई है और उसके साथ साथ उन्होंने कल इस गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शेख रशीद के अपने बयान के मुताबिक थे कि उनके ऊपर जो केस था उसके हवाले से जो है उनको वो गिरफ्तारी बनती नहीं थी, जबकि उन्होंने कोर्ट से ऑलरेडी इस हवाले से रुजू भी किया था। उसके बावजूद भी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया और ये हुकूमत जो है इंतकामी कार्रवाई पर है। और जो है ये राना सनाउल्लाह के कहने के ऊपर जो है SHO ने गिरफ्तार किया। इसके साथ में कहना था कि जो है पुलिस उनके घर के ऊपर सीढ़ियाँ लगा कर चढ़ी और इन्होंने मुलाजमीन के साथ तशद्दुद भी की है और मेरे साथ बदतमीजी भी की है। ठीक है, शेख रशीद का कहना है कि उनके साथ नारवा सलूक किया गया है। वैसे साथ रहिएगा, उन्होंने कहा क्या है हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। माशी की है, ये मसला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर भी ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में और ये यहाँ लेके आए और आज ही जस्टिस नहीं मियाँ ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को IG पेश हो और ये SHO जो है ये नवाज लीग का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया है। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है, बदमाशी की है। शेख रशीद का मौक़िफ़ आपने सुना। उनकी जानिब से कहा गया है कि मेरी गिरफ्तारी के कोई वारंट नहीं थे और पुलिस ने मेरे घर के तमाम दरवाजे तोड़ दिए हैं, मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया है। अब हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। इमरान, शेख रशीद का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस के पास गिरफ्तारी के वारंट नहीं थे, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये शेख रशीद अहमद जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनका ये मौक़िफ़ है। उनका ये दावा है कि जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है वो उसके पास ना तो सर्च वारंट थे ना गिरफ्तारी के वारंट थे, उनको गिरफ्तार किया गया। कल सुबह जो है वो शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे जहाँ पे उनको उस हवाले से रिलीफ मिला था, लेकिन जो FIR काटी गई है उसके मुताबिक जो है वो जो दफात लगाई गई हैं शेख रशीद अहमद के ऊपर वो जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत लगाई गई हैं और आज रात तकरीबन 12:30 और 1 बजे के दरमियान जो है वो ये शेख रशीद जो साबिक वफाकी वजीर हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और उनको अब जो है वो थाना आबपारा जो है वो शिफ्ट किया गया है। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया जहाँ पे तरेड़ चौकी पुलिस की लगती है और उसके बाद ये इनको जो है वो थाना आबपारा मुंतकिल कर दिया गया है। शेख रशीद ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवा के जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे उनके घर में दाखिल हुए गए हैं और 100-200 अफराद जो उनका दावा है और घर के शीशे भी तोड़े गए हैं, दरवाजे भी तोड़े गए हैं और ये सारा काम जो करवाया गया उनकी गिरफ्तारी का वो वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह करवा रहे हैं और जो इस वक्त इस्लामाबाद इंतजामिया है वो उनके कहने के ऊपर ये सारा कुछ कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 100 से 200 अफराद जो है शेख रशीद का जो दावा है उन्होंने कहा है कि जो 100 से 200 अफराद जो है वो सीढ़ियाँ लगाकर उनके घर में दाखिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जी जो राशिद शफीक हैं शेख रशीद साहब के भतीजे, उन्होंने ये कहा कि जी सुबह उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि वो इस हवाले से सुबह तौहीन अदालत का जो है वो
मुकदमा भी करेंगे। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि उनको गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर FIR जो है वो काट ली गई और FIR के इंदराज के बाद जो है वो उनको थाना अपारा मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा इमरान, चूंकि FIR की ही बात की जा रही है और थाना अपारा में दर्ज FIR ही इस केस या गिरफ्तारी की मौजब है, हम मतन जानना चाह रहे हैं, FIR का मतन क्या है असल में? जी, इस FIR का बुनियादी तौर पे जो इसमें मतन है वो ये है कि दो ग्रोहों को जो है वो लड़ाई आपस में लड़वाने की जो है वो कोशिश की गई है और एक निजी टीवी के ऊपर इंटरव्यू के दौरान जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है वो बयान दिया गया था कि उन्होंने कोई जो दहशतगर्द हैं वो हायर किए हैं इमरान खान के ऊपर। उस हवाले से शेख रशीद अहमद जो है वो थाने में जब उनको तलब किया गया था, एक अनायत हैं, उन्होंने ये एप्लीकेशन जो है वो अपारा थाना में दी थी कि इससे तसादुम हो सकता है, तो अपारा थाना की जानिब से जो है वो उनको तलब किया गया था, जिसके ऊपर उनके वकला ने एक दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ऐसी कोई इस हवाले से कोई बात नहीं की है। शेख रशीद ने FIR में ये भी कहा गया है कि जी शेख रशीद ने निजी चैनल पर जरदारी से मुतल्लिक दहशतगर्दों की जो है वो खिदमात लेने का भी कहा और ये तमाम बयान वो जो है वो शेख रशीद ने ये तमाम बयान तैयार करदा साजिश के तहत की दिया है और ये मनगढ़ंत साजिश का जिक्र करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI में दुश्मनी चाहते हैं। ये भी FIR के अंदर जो है वो इसके मतन में शामिल है और उसके बाद जो है शेख रशीद के वकला की जानिब से ये दरख्वास्त जो है 2 रोज कबल जमा करवाई गई थी थाने के अंदर। इसके जवाब के वो उस हवाले से शेख रशीद ने ये जो बयान दिया है ये बुनियादी तौर पे PTI के जो सरबराह हैं इमरान खान उनके जो है वो बयान के नतीजे में दिया है। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता रोज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए जहाँ पे उन्हें जो है वो जो उनके समन थे उनको कैंसिल कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था। लेकिन आज जो है वो गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो कोई वाज़ेह बात जो गिरफ्तारी से नहीं रोका गया था और उसके बाद जो है वो ये गिरफ्तारी ठीक है। इमरान साथ रहेगा, वैसे बासी आप भी साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने। हलीम साहब शुक्रिया वक्त के लिए। इत्तला आप तक भी पहुंची होगी, शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया है, सियासी मामलात को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये हमारी अदलिया का इम्तहान भी स्टार्ट हो गया कि गिरफ्तारी से रोका गया था शेख रशीद साहब की अदलिया की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। मैं कहना चाहता हूँ कि ये किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं कि किसी को किसी का मुंशी कहना गद्दारी हो गया, किसी शख्स के किसी सीनियर पार्लियामेंटेरियन, किसी सीनियर सियासतदान जो कि कई दफा वजीर भी रहा हो, अगर उसने कोई साजिश सुनी और उसका इजहार किया कि इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश बुनी जा रही है, चूंकि एक और पहले हमला हो चुका है, लियाकत अली खान से लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक ये मुल्क बहुत कुछ देख चुका है। अगर एक बुजुर्ग सियासतदान ने, सीनियर सियासतदान ने कुछ समझा और उसको बताया तो बजाय इसके कि इदारे, मुल्क के जिम्मेदार इदारे, मुल्क की अदलिया, मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इस इल्जाम को, इस साजिश की एक उनकी वॉइस को सुनती और उसकी इन्वेस्टिगेशन करती, उसको पता लगाती कि इस पाकिस्तान के एक सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर, एक अजीम आलमी उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान के ऊपर एक पहले अटैक हो चुका है, दोबारा अगर कोई साजिश बुनी जा रही है तो उसको जरदारी साहब को सफाई देनी चाहिए थी, उन्हें अपने आप को पेश करना चाहिए था, उन्हें अपने आप को इंक्वायरी के लिए पेश करना चाहिए था और इनके बयान पे कोई तफ्तीश की बजाय उसके शेख रशीद को आधी रात को कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद घर से सीढ़ियां लगाकर दरवाजे तोड़कर गिरफ्तार करना, ये कहीं की ना इंसानियत है ना सियासत है। इनको पता है, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, इन नुकरानों को, इन गद्दारों को पता है कि इनकी छुट्टी होने वाली है। इन्हें पता है कि 60 जो 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, 2 सूबों में इनकी छुट्टी हो जाएगी। आज ये भागते चोर की लंगोटी, अब ये चाह रहे हैं कि जो पर्सनल इन्होंने बदले लेने हैं, राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को फिक्स करना है, फवाद चौधरी ये पकड़ते हैं, आमिन सवाती साहब को पकड़ा, वो मजबूत और मकबूल होकर बाहर आ गए। फवाद चौधरी साहब को मुंशी कहने के जुर्म में गिरफ्तार किया, वो मजबूत और मकबूल होकर बाहर आ गए। शेख रशीद तो सीजन पॉलिटिशियन है, उनको क्या कर लेंगे, इस वक्त भी सिगार लगा के टांग पे टांग रख के
وہ थाना पारा में बैठे हैं, जिन्होंने जेलें झेली हुई हैं। पहले भी अच्छा हलीम आदिल साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ ही हैं जिनका निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, जब हुकूमत अपोजिशन में थी तो उनकी जानिब से यही बयानात दिए जाते थे। हम दोनों बयानात में इसलिए ममासलत देख रहे हैं। अब इस सूरत में आप क्या कहते हैं? देखिए, गधा और घोड़ा एक जैसा नहीं हुआ करता। ये लोग जेलों में जाते थे नैब के इदारे के हवाले से। उस वक्त नैब बाइख्तियार थी, नैब के चेयरमैन वो थे जो कि एक आईनी इदारा था, जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने मिलकर लगाए थे। करप्शन केसेस में पकड़ना और किसी को मुंशी कहने पे पकड़ना, किसी को बयान देने पे पकड़ना, किसी को ट्वीट करने पे पकड़ना, ये किधर की कहाँ भी? हर बंदा बगावत, वो शानदाना गुलजार के ऊपर उसने भी बयान दे दिया, उसमें बगावत हो गई। बागी तो ये सब है, इन्होंने जहाँ मुल्क को पहुंचा दिया, इन्होंने आइन से गद्दारी की है। ये सब आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है लोगों को। गलत पॉलिसीज की वजह से इन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम खतरे में डाल दिया। मुल्क में दहशत गर्दों की वापसी करा दी है। 100 से लोग बेचारे ज्यादा शहीद हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो मैं कहना चाहता हूँ, एक इन्होंने मुल्क के साथ एक जो साइफर से जो काम स्टार्ट हुई, मुल्क से गद्दारी की है। और वक्त आएगा ये सब आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आएंगे। जिस तरीके से इन्होंने आइन को तोड़ मरोड़ के ऐसी की तैसी इन्होंने आइन की कर दी है। इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे हैं। गवर्नर केटी कहता है कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज तय करेंगी। तुम किस लिए बैठे हो? खत लिखता है कि जी हालात खराब हो गए। ऐसा तो खुदकश हमने नहीं देखा कि पूरी मस्जिद की मस्जिद गिर गई, छतें गिर गई हैं, साजिशें हो रही हैं। इंसानी जानों पर खेल कर न जाने कौन साजिशें कर रहा है। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, और उसके बाद पंजाब में अभी तक डेट नहीं दिया, वो गवर्नर साहब भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रही। ये आइन को तोड़ रहे हैं, ये आइन का मसख कर रहे हैं और ये तमाशा बना लिए शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी। हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये एक प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और ठीक है, यानी आपकी जानिब से मजम्मत की जाए। अच्छा हलीम साहब, चूंकि शेख रशीद चंद दिन तक अपनी गिरफ्तारी बारे शुबा जाहिर कर रहे थे, क्या पार्टी में इस मौजू पर पहले क्या गुफ्तगू शुनीद हुई या होती रही? जी बिल्कुल, आज से 3 रोज कबल कोर कमेटी थी, वहाँ भी इसका इजहार किया गया कि बिल्कुल ये शेख रशीद साहब से राना सनाउल्लाह जाती अपनी दुश्मनी निकालेगा। इनसे अपनी पार्टी संभल नहीं रही है। आज मरीम नवाज साहिबा बावलपुर में खाली कुर्सियों से हलफ लेती रही हैं। शाहिद खाकान ने अलग दफनी बजा दी है। मुशाहिद से सैयद कह रहे हैं लूली लंगड़ी हुकूमत छोड़ दो इसको। मुफ्ता इस्तेमाल $60 के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इनकी जमीन कालीन नीचे से खिसक चुका है। इनकी एक रवानगी होने वाली है। इस वक्त ये बागते चोर की लंगोटी के तौर पे अपने बदले ले रहे हैं, अपने स्कोर फिक्स कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह अपने दिल की तस्कीन कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि नून जो थी थोड़ी बहुत रह के वो आके उन्होंने खत्म कर लिया। इनके अपने लोग छोड़ गए, क्योंकि शराफत है। शेख रशीद जैसे सियासतदान को शराब की बोतल निकाल रहे हो, कहाँ लेकर चले गए? उस जमाने में याद रखना चाहिए, उस जमाने में भुट्टो साहब के जमाने में भी किस तरीके से हुआ था, ज़ियाउल हक के जमाने में क्या हुआ था। जो ये करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जो इस तरीके से सियासी मुखालफीन के साथ जातियात में जाते हैं, उनके साथ जातियां करते हैं, उनके साथ यही होता है। इन्होंने, अब लाजिम बात है, शेख रशीद ने कहा कि कुछ साजिश बुनी जा रही है खान साहब के लिए। अटैक तो हो चुका ना, अटैक तो हो चुका। इसलिए के बाद में क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा हलीम साहब, ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये फरमाइए, जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान की मुबैना गिरफ्तारी के हवाले से जब इत्तलात मिल रही थी तो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, अहम कारकुनान इस मौके पर ज़मान पार्क पहुंचे, उनसे इजहारी यकजहती किया और उनके लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया। फवाद चौधरी के हवाले से जब गिरफ्तारी हुई और उनके साथ भी इजहारी यकजहती के लिए पूरी पार्टी मुत्तहद हुई। अब शेख रशीद चूँकि अहम इत्तेहादी हैं आपकी पार्टी के, इनसे इजहारी यकजहती या इनके साथ ताउन के सिलसिले में पार्टी पॉलिसी क्या नजर आएगी? पॉलिसी इमरान खान साहब का ट्वीट, उनकी पॉलिसी सोशल मीडिया पे ट्वीट कर चुके हैं। वो पार्टी पॉलिसी वाज़ेह है कि एक पीटीआई का एक रहनुमा, ओहदेदार, एक वर्कर हलीम आदिल शेख आपसे रशीद के लिए बात कर रहा है। हमारे पूरी पार्टी शेख रशीद के साथ खड़ी है। वो हमारे इत्तेहादी थे, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे इत्तेहादी रहेंगे। अल्टीमेटली एक इत्तेहादी के तौर पर उनके साथ खड़े हैं। वो खुद कहते हैं कि उनकी अपनी पार्टी की अपनी पॉलिसी, लेकिन हमारी पार्टी इस अमल की भरपूर मजम्मत भी करती है। हमारे बुकला, हमारे वर्कर्स, हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो साबिका है, इंशाल्लाह पार्टी के सीनियर रहनुमा, हम कभी किसी का साथ छोड़ा नहीं करते।
یہ ہمارے بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی کا ساتھ چھوڑا نہیں کرتے. بہت شکریہ. حلیم عادل شیخ، رہنما تحریک انصاف، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی، ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اس گرفتاری کی مذمت کی ہے. ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف حکومت وقت کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کا انداز ہے. خبر ہے کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے خلاف تھانہ آبپارہ میں مقدمہ درج اور شیخ رشید کو گرفتار کر کے تھانہ آبپارہ میں منتقل کر دیا گیا ہے. شیخ رشید نے آصف زرداری سے متعلق دہشت گردوں کی خدمات لینے کا بیان دیا اور یہ متن ہے. مزید متن آپ کو بتائیں تو شیخ رشید نے یہ تمام بیان سازش کے تحت دیا ہے. شیخ رشید سازش کا ذکر کر کے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں دشمنی چاہتے ہیں. شیخ رشید آصف زرداری کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد کی رہائشی راجہ عنایت کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور شیخ رشید کو صبح علاقہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. پولیس کی جانب سے اب بیان سامنے آ چکا ہے اور ایف آئی آر کی مصدقہ نقل بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ جیسے ہی یہ مدعا تھانے پہنچا ہے اس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. اب اس بارے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کچھ بات کریں گے اور اس بارے تفصیل لیں گے چونکہ پولیس نے بھی یہ بیان دیا ہے اور مقدمے کا متن بھی منظر عام پر آ چکا ہے. شیخ رشید آصف زرداری کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے تھے اور جو عمران خان نے آصف علی زرداری پر الزامات لگائے ان کی شیخ رشید کی جانب سے تائید کی گئی ہے. اسی کی بنیاد پر اب ہم نے دیکھا کہ قانونی راستہ اپنایا گیا ایک شہری کی جانب سے اور انہوں نے اسی بنا پر تھانے کا رخ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اس پر فوری طور پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اویس عباسی اور محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے اب کچھ بات کرتے ہیں. عمران صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات موصول ہوئی؟ ٹھیک ہے اویس، آپ اس بارے بتائیے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آج بالکل ابھی ہمارے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس ابھی شیخ رشید کا میڈیکل کروانے کے لیے انہیں ہاسپٹل لے کے جائے گی اور پولیس میں تھانہ شیخ رشید جو ابھی تھانہ آبپارہ میں اندر موجود ہیں. تاہم ان کے بھتیجے کی جانب سے صوبہ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دی جائے گی. لیکن شیخ رشید کی طبیعت ابھی بالکل ٹھیک ہے لیکن پولیس احتیاطی طور پر ان کو تھوڑی دیر کے بعد یا صبح جو ہے میڈیکل کے لیے ہاسپٹل ایک بار پھر لے کے جائے گی جہاں پہ ان کو مکمل طور پر میڈیکل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی جو ہے صبح ہوتی جیسی عدالتیں کھلیں گی تو ان کے بھتیجے کی جانب سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی کہ راولپنڈی پولیس نے ہائی کورٹ کی احکامات کے باوجود بھی جو ہے انہیں گرفتار کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس موقع پہ قائم ہے کہ شیخ رشید کو جو ہے بری سے آتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور نشے کی حالت میں جو پولیس کے بڑے روایتی موقف ہے. ہمیشہ جو ہے پولیس عموماً جب کارروائی کرتی ہے کسی کے خلاف تو اس قسم کے اقدامات جو ہے ان کے اوپر لگا دیے جاتے ہیں. تو اس دفعہ پولیس نے ایسے کی تاہم جو ویڈیو ایویڈنس اور شیخ رشید کی جانب سمجھداری کا مظاہرہ کیا گیا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے بھی انہوں نے ویڈیو بنا دی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دو ویڈیو. اچھا ویس، ایسی متضاد اطلاع پہنچانے کا کیا مقصد تھا پولیس ذرائع کی جانب سے، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ہم نے روڈ سے گرفتار کیا ہے، اسلحہ برآمد ہوا ہے؟ جی ہماری پولیس کے دیکھیں ایک بڑا ٹریڈیشنل سا طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے. کسی کو بھی گرفتار کر کے اس کے ساتھ ایسے الزامات عائد کر دی جاتے ہیں اور یہ جان بوجھ کر جو ہے یہ چیز چلائی گئی. اب شاید ابتدائی طور پر پولیس کے علم میں نہیں تھا کہ شیخ رشید کی گرفتاری سے پہلے ان کی ویڈیو بن گئی ہے تو اس لیے انہوں نے جو ہے یہ موقف جاری کر دیا. تاہم جب ویڈیوز آنے کے بعد ابھی یقینی طور پر پولیس کو سختی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ جو ہے غلط بیان جاری کیا کیونکہ شیخ رشید عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر سے گرفتاری سے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ رستے میں سے ویڈیو جاری ہوگی اور اس کے علاوہ تھانے کے باہر سے بھی جو ہے ان کی ویڈیوز جاری ہوئی. تھانے کے قریب جو ہے بالکل ساتھ ہی کچھ میڈیا چینل کے آفیسرز ہیں، کچھ صحافی جو ہے فوراً اس جگہ پہ پہنچ گئے تھے تو جنہوں نے جو ہے ان کی فوراً طور پر تھانے سے پہلے ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر دی. ورنہ پولیس نے جو ہے اپنا وہ طریقہ کار ہے اور ٹپیکل ٹریڈیشنل الزام ہے کہ اسلحے کے ساتھ یہ نشے کی حالت میں اس طرح جو ہے دورانی چیکنگ جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ یہ لگانا تھا. یہ تو ان کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے جو اس کی جو حکمت عملی تیار کی جو اس کے ساتھ یہ تیار تھی گرفتاری کے لیے. یہ اس مینٹلی پریپیئرڈ کافی عرصے سے جو ہے ان سے
اور وہ اس چیز کے لیے تیار تھے کہ وہ اڈیالہ کے حوالے سے جو انہوں نے اڈیالہ میں آلریڈی کافی ٹائم گزارا ہے اور وہ اب بھی جو ہے اڈیالہ بڑی خوشی خوشی جائیں گے، اور انہوں نے اپنے تین جو حفاظتی اقدامات کیے ہوئے تھے وہ برور وقت جو ہے وہ انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور جو ویڈیو ایویڈنس جو ہے ان کا آ گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں کافی ڈفرینٹ جانب نکل جائیں گی، اور پولیس کو جو ہے اب اور بھی ویک ہوتی جائے گی، اور ایک بالکل جو ویڈیو ایویڈنس کے بعد کل کورٹ میں بھی اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو یہ انتقامی کارروائی سے اسے تشبیہ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جب کل عدالت میں سماعت ہوگی تو اس معاملے کو انتقامی کارروائی سے تشبیہ دی جائے گی۔ عمران صاحب، جو کہ معاملہ تو واضح ہو چکا ہے، پولیس حکام کی جانب سے جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ شیخ رشید کچھ دیر قبل جو گفتگو کی وہ گفتگو ہم نے ناظرین کو سنوائی بھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں جب پولیس داخل ہوئی ہے تو ان کی جانب سے گھر میں موجود ملازمین پر تشدد کیا گیا، گھر کی تلاشی بھی لی گئی۔ اس اقدام کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے وہ پولیس کا جو اس وقت موقف سامنے آیا ہے کہ وہ اسلحہ بھی جو ہے وہ برآمد ہوا ہے، اور اوورآل پورے گھر کی تلاشی جو ہے وہ بھی لی گئی ہے، اور شیخ رشید صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے جو انہوں نے اپنا بیان جاری کیا کہ اس میں جو ہے وہ ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود 100-200 کے قریب جو ہے لوگ وہ آئے اور ان کے گھر پہ سیڑھیاں لگا کر جو ہے وہ اندر داخل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے گھر کے شیشے بھی توڑے، ملازموں پہ تشدد بھی کیا۔ وہ یقیناً وہ گرفتاری کے حوالے سے کیا ہوگا، اور اس وقت پھر شیخ رشید صاحب جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں ان کو وہاں سے گرفتاری کے بعد جو ہے وہ تھانے منتقل کر دیے گئے۔ جو ان کے اوپر بیلز لگائی گئی ہیں، جو ان کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں، وہ نان بیلیبل آفینس ہے، اور صبح ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ معاملہ جو شیخ عنایت ہے ان کی جانب سے جو اپارا تھانے میں اپلیکیشن دینے سے یہ شروع ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سابق وزیر داخلہ نے ایک پروگرام میں جو ہے وہ آصف علی زرداری جو ان سابق صدر ہیں، ٹھیک ہے، اب صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا، مجسٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا بعد ازاں معاملے کو دیکھیں گے کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہی گا، جوائن کیا ہے شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے۔ راشد صاحب، شکریہ وقت کے لیے۔ اطلاع موصول ہوئی ہے شیخ رشید کی گرفتاری کے حوالے سے، آپ نے کیا منظر سنا یا دیکھا، اس بارے بتائیے۔ دیکھیے، 12:30 بجے انہوں نے شیخ رشید احمد صاحب کی بیریا ٹاؤن گاف سٹی کی جو ان کی رہائش ہے وہاں سے ان کو گرفتار کیا، اور وہ ان کے ملازمین کو زدکوب کیا، سیڑھیاں لگا کر 300-400 پولیس کے لوگ تھے جو وہاں پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے دروازے توڑے ہیں، کھڑکیاں توڑے ہیں، ملازمین کو مختلف کمروں میں بند کیا، اور پھر ان کے کمرے کے دروازے توڑ کر ان کو گرفتار کیا، اور وہاں سے ان کی 2 بلٹ پروف گاڑیاں اور ان کا اصلی اسلحہ لائسنسی وہ ان کی گھڑیاں، اور وہ بھی پیسے شیسے بھی ساتھ جو تھے ان کے وہ لے گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اور جدید آلات کی خریداری کے لیے مختص ہے۔ سینئر پولیس افسران کا کہنا ہے کہ حکومت کی عدم توجہ اور کم ترین بجٹ کے باعث ادارے کو جدید خطوط پر استوار نہ کیا جا سکا۔ نیشنل ایکشن پلان کا ایک پوائنٹ تھا کہ جو سی ٹی ڈیز ہیں صوبوں میں ان کو فعال بنایا جائے گا۔ ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم نے غفلت اختیار کر دی، ٹریننگ میں بھی ہوئی ہوگی، ریسورسز میں بھی ہوئی ہوگی، اور پھر اگر اسے غفلت اختیار کی تو اس کے سوال اٹھنے چاہیے۔ جو جدید ٹریننگ تفتیش کی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، تو اس طرح سے یہ اسپیشلائز نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ان کو جو ٹیررزم کیسز ہے اس پہ ان کی اسپیشلائز کیڈرز ہونے چاہیے۔ حد تو یہ ہے کہ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو نفری کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ موجودہ نفری صرف 2135۔ 2021 میں سی ٹی ڈی کی نفری میں 2600 اضافے کی تجویز، مگر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جہاں جدید اسلحہ اور آلات کی ضرورت ہے، وہیں اس میں تربیت یافتہ افسران کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ مگر سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو اعلیٰ افسران کی کمی کا بھی سامنا۔ اس وقت ادارے میں جونیئر آفیسر تعینات، ڈی آئی جی کیڈر کا صرف ایک ہی آفیسر موجود۔ سی ٹی ڈی کے 4 ریجنل ہیڈ کوارٹرز گزشتہ کئی سال سے زیر تعمیر، ادارے کے پاس اپنے ہیڈ کوارٹرز کے لیے عمارت تک موجود نہیں۔
महकमे इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस लाइन के अंदर से काम चला रहा है। तज्जियाकारों का कहना है कि केपी में सीटीडी को वसाइल और ट्रेनिंग की सहूलियात ना मिलने की वजह लापरवाही है और ये गफलत पिछले 10 सालों में हुई। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इस दौरान पुलिस की कॉस्मेटिक डेवलपमेंट पर तो काफ़ी तवज्जो दी गई। हालांकि पुलिस का काम आवाज एमएच बिल्डिंग के साथ इतना नहीं था, क्योंकि पुलिस का असल काम तो लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन बदकिस्मती से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी गई। ये उनका हुकूमत का मरकज भी रहा, इन्होंने यहीं से हुकूमत शुरू की और मरकज में भी ये गए। नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा हुई है। मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए था कि ये पुलिस को इक्विप्ड करते। जराए के मुताबिक केपी कमेटी की रिपोर्ट में सीटीडी के लिए 6 से 7 अरब रुपए बजट का मुतालबा किया गया, मगर साल 2022 में सिर्फ 20 करोड़ 70 लाख रुपए ही जारी हो सके। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैरान हैं कि सीटीडी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 13 साल में 417 अरब रुपए दिए गए। वो रकम कहाँ खर्च की गई कुछ पता नहीं। 417 अरब रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है। पिशावर शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का मामला इससे भी ज्यादा संगीन है, जो 14 साल से ज़ेरे इल्तवा है। 2009 में विफाकी हुकूमत ने चीन के ताउन से इस्लामाबाद, लाहौर और पिशावर के लिए सेफ सिटी मंसूबे तश्कील दिए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए पिशावर के 850 से ज्यादा मकामात पर 6000 से ज्यादा कैमरे नस्ब करने का मंसूबा बनाया। पिशावर के लिए PC2 बन गया, लेकिन सूबाई हुकूमत बदली तो मंसूबा ठप हो गया। 2015 के वस्त तक मंसूबे पर कोई मीटिंग ही ना हुई। पिशावर सेफ सिटी को इस हद तक मजाक बना दिया गया कि 2016-17 के बजट में इसके लिए सिर्फ 1000 रुपए मुख्तस किए गए। PTI की हुकूमत ने ताखीर से मंसूबा दोबारा शुरू करने की कोशिश की। पहले एक PC1 बनाया गया, कुछ अरसे बाद दूसरा PC1 तैयार किया गया, ताहम इस पर भी काम शुरू ना किया जा सका। बाद में कहा गया कि मंसूबे का पायलट प्रोजेक्ट हयाताबाद से शुरू होगा, जो आज तक मुकम्मल ना हो सका। इब्तदा में इस मंसूबे का तखमीना 10 अरब रुपए से ज्यादा लगाया गया, मगर वक्त के साथ लागत बढ़ती गई, जो बाद में 20 अरब तक जा पहुंची। मंसूबे के मुताबिक शहर में 2500 से ज्यादा कैमरे लगाए जाने थे, फाइबर ऑप्टिक का जाल बिछाया जाना था, लेकिन इसमें से किसी पर भी अमल दरामद ना हो सका। 2 साल कबल एक बार फिर पिशावर के 31 थानों की हुदूद का सर्वे किया गया। इस बार 20 अरब रुपए की लागत से 2500 के बजाय 3000 से ज्यादा कैमरे लगाने का फैसला किया गया। ताहम ये मंसूबा भी ज़बानी जमा खर्च तक महदूद रहा। आज से 6 महीने कबल सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था। जो चीज़ शुरू नहीं होती वो मुकम्मल कैसे होगी। सेफ सिटी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें हम अरबों रुपए इसमें चाहिए होते हैं, और इसमें फंडिंग के अलावा इसमें टेक्निकल नो हाउ बड़ी ज़रूरी होती है। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट तकरीबन 10 साल पुराना है, और ये रेड टेपिज्म जिसको हम कहते हैं कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो फाइल्स के ऊपर बैठ जाती है और वो आगे मूव नहीं होती। इस किस्म के वाक़यात जब हो जाते हैं तब बार बार ये जिक्र आता है कि सेफ पिशावर को जो है वो एक सेफ सिटी बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये पुलिस की समेत तमाम जितनी भी सूबाई हुकूमतें गुजरी हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, ये सब की नाकामी है। PTI हुकूमत की तहलील के फकत 7 दिन पहले पिशावर सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर एक बार फिर हल्की सी जुम्बश की। पुलिस और कंसल्टेंट के माबैन मुआहदे पर दस्तखत हुए। मंसूबे के तहत 215 पॉइंट्स की निशानदही की गई। शहर में 3500 CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला हुआ। 1000 किलोमीटर फाइबर केबल और 25 टावर नस्ब करने का फैसला किया गया। पहले मरहले में हयाताबाद से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हयाताबाद में 600 से 700 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। रवां साल जून जुलाई तक पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाना है, जबकि पूरा मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने की मंसूबाबंदी की गई, मगर प्रोजेक्ट के आगाज से पहले ही हुकूमत चलती बनी।
पुलिस लाइंस पेशावर की मस्जिद में धमाके के बाद सिक्योरिटी इदारों ने हुकूमत को दी गई रिपोर्ट में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट और सीटीडी की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नो नागुज़ीर है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को फौरी तौर पर जदीद तरीन तकनीकी आलात की फराहमी जरूरी है। अगर केपी हुकूमत के गुज़श्ता 10 साल का जायजा लें तो पता चलता है कि 2013 से 23 तक 10 बजट पेश हुए। 2013 से 18 तक पीटीआई हुकूमत के पहले 5 साल में सूबे का बजट तकरीबन 2600 अरब रुपए रहा, जबकि 2018 से 23 तक दूसरे 5 साला दौर में तकरीबन 4600 अरब रुपए रहा। यूं गुज़श्ता 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में खरबों रुपए के बजट पेश हुए, मगर उनमें दहशतगर्दी के खात्मे और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इससे जाहिर होता है कि दहशतगर्दी पर काबू पाना कभी भी पीटीआई हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। तारीख गवाह है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। वक्त का तकाजा है कि माजी से सबक सीखकर आज ही जरूरी इक़दामात करें ताकि मुस्तकबिल में दहशतगर्दी से महफूज रह सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश हमले के खिलाफ करारदाद मजम्मत मंजूर की गई। वफाकी काबीना ने वाज़े किया कि अल्लाह के घर में सरबसजूद मुसलमानों को निशाना बनाने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। वफाकी काबीना का इजलास। पेशावर की मस्जिद में दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तंजीम नौ का फैसला। पाकिस्तानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने का अज़्म। सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होने का पैगाम। इजलास के एलामिये में कहा गया है कि वफाकी काबीना तमाम मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करती है। पूरी कौम शोहदा के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह के घर में सरबसजूद मुसलमानों को निशाना बनाने वाले मुसलमान हो सकते हैं, न ही इंसान कहलाने के हकदार हैं। कुरान और सुन्नत और उलमा कराम की मुत्तफिका राय है कि ऐसे वाक़यात कतन हराम और इस्लामी अहकामात के सरीहन खिलाफ हैं। काबीना ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तंजीमें नौ की जाएगी। मेयारी तरबियत, जदीद असलहे समेत ज़रूरी साजो सामान की फराहमी के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। काबीना ने तमाम सियासी कुव्वतों पर जोर दिया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कौमी इत्तेहाद और यकजहती वक्त की जरूरत है। सियासी तकसीम और रंजिशों को एक तरफ रखते हुए तमाम सियासी कुव्वतें मुत्तफिका तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे के एजेंडे पर जमा हों ताकि कौमी दिफा, सलामती और अमन व मईशत के तकाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तबादले हुए डीआईजी सीटीडी जावेद इकबाल को स्पेशल ब्रांच में तैनात कर दिया गया। सोहेल खालिद को डीआईजी सीटीडी तैनात किया गया है। जाहिद मरवत डीपीओ चारसदा, आसिफ गौहर एसपी स्पेशल ब्रांच में तैनात हुए हैं। अपडेट करते चले अहम खबर से। अहम तबादले हुए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तबादले हुए डीआईजी सीटीडी जावेद इकबाल को स्पेशल ब्रांच में तैनात किया गया है। सोहेल खालिद को डीआईजी सीटीडी तैनात किया गया है। जाहिद मरवत को भी अहम जगह पर तैनात किया गया है।